नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है माइका। आज करीब 2 साल बाद उमा का फोन अपने भाई विनोद के पास आया। उमा का फोन देखते ही विनोद ने अपनी पत्नी रागिनी की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो फोन उठाओ या फिर ना उठाओ। रागिनी ने धीरे से इशारे में फोन उठाने के लिए बोला तो विनोद ने जैसे ही फोन के कान में लगाया, उधर से उमा की रोने की आवाज आई। वो रोते हुए कहने लगी, भैया, आज पूरे 2 साल बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है। माँ के जाने के बाद आप तो मुझे भूल ही गए। आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। फोन स्पीकर पर था और रागिनी सब कुछ सुन रही थी। बहन की बात सुने विनोद ने कहा, ऐसी बात नहीं है उमा, याद तो तुम्हारी बहुत ही आती है, लेकिन फिर जब माँ ही नहीं है तो तुम मायके क्या करने आओगी? बस यही सोचकर कभी याद नहीं करता, बुलाने की हिम्मत नहीं होती। किस मुंह से बुलाऊं? तुम तो बस माँ के लिए ही मायके आई थी ना। माँ से ही तो तुम्हारा मायके था। भाई भाभी को भी तो तुम देखना भी पसंद नहीं करती हो, तो फिर कौन सा मुंह लेकर हम तुम्हें बुलाते? और वैसे भी अब माँ तो रही नहीं और रागिनी को तुम पसंद नहीं करती, तो फिर इस घर में आकर किसके साथ रहोगी, बोलोगी, बातें करोगी? भाई की बातें सुन चुप हो गई उमा। क्या बोले, विनोद ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। 2 साल पहले की घटी घटना उमा की आंखों के आगे नाचने लगे। आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। आज उसे अपनी करनी पे पछतावा तो हो ही रहे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई कंधा था जिस पे वो सर रखकर रो सके। माँ के जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी उमा। 2 साल लगातार ससुराल में रहकर अब कहीं न कहीं सास और पति को भी ताने सुनने को मिलने लगे कि तुम्हारी इसी हरकतें ना होती है तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें घास नहीं डालते। जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक तुम्हारा मायका था। तुमने अपना मायका खुद ही बर्बाद कर लिया। सबके ताने सुनकर रागनी बेचारी रखा के दिल टूटने तो जाने माँ का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता। आंसू अपने आप निकल जाते। फोन रखकर उमा लेट गई। आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। लेटे लेटे उमा पुरानी यादों में चली गई। कितने अच्छे दिन थे वो, कितनी खुश रहती थी उमा। विनोद की शादी के 1 साल बाद ही उमा की शादी भी तय हो गई थी। रागनी इस घर में बहू बनकर आई। हर लड़की की तरह उसके भी अरमान थे, सपने थे। आते ही ननद की शादी पड़ गई। रागनी ने यानी कि तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा काम वो बिल्कुल परफेक्ट कर ले। शादी की सारी तैयारी, खरीदारी, सब कुछ सास ननद के साथ खुशी खुशी मिलकर करना चाहती थी, लेकिन जाने उमा को रागनी से क्या चिढ़ थी। शायद वो गरीब परिवार से आई थी, इसलिए बिमला जी ने जानबूझकर विनोद की शादी गरीब घर के लड़के से की थी। उन्हें बस अपना घर संभालने के लिए एक सभ्य, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी। बड़े घर की पैसे की घमंड वाली बहू नहीं। और रागनी गरीब परिवार से थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन काम के मामले में ऐसा कौन काम नहीं था जो उसे नहीं आता था। बस पढ़ाई छोड़ दे तो वो सर्वगुण संपन्न थी। पढ़ना भी जानती थी, लेकिन थोड़ा बहुत। बिमला जी ने रागिनी के पापा से 1 रुपया भी दहेज में नहीं लिया। बिमला जी का पूरा परिवार, विनोद, बिमला जी, विनोद के पापा, सब बहुत ही अच्छे थे। बस एक उमा ही उस घर में ऐसे निकल गई जिसे अपने रुपए पैसों का घमंड हो गया था, जो हर बात में सोसाइटी देखती, समाज देखती कि ऊंच नीच देखती थी, अमीर गरीब देखती थी। दोस्तों के साथ घूमना, पार्टियां करना, मूवी देखना, बड़ी बड़ी बातें बोलना उसकी शान में था। इसलिए वह रागिनी को अपने बराबर नहीं समझती थी। उमा की नजर में रागिनी उसके कैटेगरी में भी नहीं थी। उमा हमेशा रागिनी को नीचा करके आंकती थी, जिसके चलते ही उमा अपने शादी की किसी की भी शॉपिंग में रागिनी को नहीं ले जाती, क्योंकि रागिनी उसकी नजर में अनपढ़ थी, गंवार थी, गरीब थी। बिमला जी बेटी की हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्होंने कई बार उमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन भला उमा कहाँ माँ की सुनने वाली है। कितनी बार तो रागिनी ने खुलकर
अपनी सास से कहा भी, माँ जी मैं भी चल पड़ती हूँ आप लोगों के साथ मार्केट खरीदारी करने। मैं भी आप लोगों की मदद कर दूंगी। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही उमा बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं भाभी, मैं अपनी शादी की खरीदारी खुद कर लूंगी। आप अपना जाकर चूल्हा चौका देखो, वही बहुत है। अब भला रागिनी क्या करती, चुप हो जाती। एक बार ऐसे ही जब उमा अपनी माँ के साथ अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीद कर लाई तो विमला जी साड़ी रागिनी को दिखाते हुए बोली, बहू ले तू भी देख ले, हमने उमा के लिए यह साड़ी ली है। साड़ी साड़ियाँ उमा के पसंद की है। जैसे ही रागिनी साड़ियाँ देखने के लिए खोलने लगी, उमा ने तुरंत बोला, भाभी ऊपर ऊपर से ही देख लो, साड़ियाँ खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, गंदी हो जाएगी साड़ी। उमा की बात सुन रागिनी ठिठक गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह साड़ी देखे या फिर ना। फिर भी सास के कहने पे उसने ऊपर से ही साड़ियाँ देख ली। साड़ियाँ तो अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर साड़ियाँ मरून और पिंक कलर में थी। तो रागिनी ने बिमला जी से कहा, माँ जी ज्यादातर साड़ियाँ तो दो ही कलर में है, नई नवेली बहू की हर कलर की साड़ियाँ हो तो अच्छी लगती है। कल को कहीं सास ननद ने ये ना बोलो कि एक ही कलर उठा लाई है। बिमला जी कुछ बोले उससे पहले ही उमा बोल पड़ी, भाभी ये मेरी पसंद की साड़ियाँ है, जो बोलेगा मैं सुन लूंगी। आप अपना ज्ञान मत बांटो, आपको बस साड़ी देखने के लिए बोला गया है, आपको कोई ज्ञान नहीं मांग रहा है। उमा की बात सुन रागिनी चुपचाप किचन में चली गई। वो समझ गई थी कि उमा को उसकी मजबूरी अच्छी नहीं लग रही है। वही नहीं चाहती है कि उसकी शादी की तैयारी में आसपास भी रहूं। रागिनी को भी कोई शौक नहीं चढ़ा था, वह भी चुपचाप अपने काम से ही मतलब रख रही थी। खैर जैसे तैसे शादी हो गई। उमा अपने घर यानी कि चली गई ससुराल। पूरी शादी में उमा ने रागिनी से ज्यादा दूरी ही बनाकर रखी। शादी के कुछ दिनों बाद जब उमा मायके आई तो सीधे भागकर अपनी माँ के कमरे में गई माँ से मिलने। उमा काफी खुश थी। उमा को देख रागिनी भी खुश हो गई थी। उसे लगा शायद अब उसकी नजर उमा बदल गई होगी शादी के बाद। लेकिन उमा का नशा शादी के बाद और भी डबल हो गया था। वो और भी अमीर घर में चली गई थी तो पैसे का और घमंड बढ़ गया था। इधर उमा अपनी माँ से बात करने में बिजी थी, उधर रागिनी उमा के लिए चाय पानी लेकर सास के कमरे में जा ही रही थी तो उसे विमला जी की आवाज सुनाई दी। विमला जी उमा को समझाते हुए कह रही थी, बेटा अब तो तेरी शादी हो गई है, तू कभी कभी आएगी, कम से कम अब तो अपनी भाभी से मना कर रख लो। धीरे धीरे मेरी भी उम्र ढल रही है, मेरे बाद वही तो इस घर को देखेंगे। तो जब तुम उससे बात नहीं करोगे तो भगवान ना करे अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी यहाँ पर आकर। बिमला जी की बात को बहुत दूर की और बहुत ही गहरी कही थी, लेकिन पैसों के नशे में चूर उमा भुलाकर दूर की बातें कहाँ समझ में उन्हें आने वाली थी। उसने तपाक से बोला, माँ आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम रहेगा कि मैं भाग भाग कर मायके आती रहूंगी? अरे वह तो आप है जो मुझे टाइम निकाल कर आना पड़ता है। हम खुद ही अपने आप में इतना बिजी रहते हैं कि टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप तो माँ हो, आपके लिए टाइम निकालना ही है। आपके बाद आपको क्या लगता है मैं इस घर में आऊंगी भी? कभी नहीं। बिमला जी समझ गए कि उमा को समझाना काफी मुश्किल है, इस समय ही समझाए, इसलिए इसे बिमला जी ने सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। लेकिन बाहर दरवाजे पे खड़ी रागिनी ने उमा की सारी बातें सुन ली। रागिनी को बहुत ही दुख हुआ। उसे तो लगा कि शादी के बाद उमा बदल गई होगी, लेकिन यहाँ तो उमा के ऊपर तो पैसों का नशा और भी चढ़ गया था। रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं होती उसकी नजरों में। फिलहाल रागिनी इसी बात से खुश थी कि उसका परिवार, उसके सास ससुर पति सब उसके साथ है, इसलिए वह उमा को लेकर ज्यादा सीरियस भी नहीं हुई और कमरे में चाय पानी रखकर चुपचाप वहां से चली गई। बिमला जी रागिनी का चेहरा देखते ही समझ गई कि रागिनी ने सब कुछ सुन लिया है। बिमला जी उमा और रागिनी में कोई अंतर नहीं रखती थी, रागिनी को भी बेटी की तरह ही मानती थी। खैर अब रागिनी खुद ही उमा से दूरी बनाकर रहने लगी। आखिर कोई
कब तक उनके पीछे पड़े रहे, अपनी बेइज्जती करवाए, कब तक उमा की भाभी होने की सजा भोगे। आखिरकार समय का ऐसा फेर हुआ कि एक दिन अचानक ही बिमला जी की दिल में धड़कन रुक गई और वह सबको रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने पे उमा बहुत ही रोई, चिल्लाई कि माँ की तेरहवीं के बाद जो गई वो पलटकर उसने कभी भी मायके की ओर नहीं देखा। विमला जी के जाने के बाद रागिनी ने एक दो बार उमा से फोन पे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ननद उमा साफ साफ दो टूक बोलकर फोन रख देती कि भाभी मुझे फोन मत किया करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता फालतू बकवास करने के लिए। रागिनी ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उमा की अकड़ जैसी की तैसी थी, इसलिए विनोद के कहने पे रागिनी ने उमा को फोन करना ही छोड़ दिया। खुद विनोद ने भी उमा का हाल चाल लेना बंद कर दिया था। उमा के पापा भी बहू बेटे के साथ खुश थे। धीरे धीरे 2 साल हो गए थे और आज 2 साल बाद जाकर उमा का फोन आया था विनोद के फोन पे। आज उमा रो रही थी। आज उसे मायके की बहुत ही याद आ रही थी। बेड पर पड़े पड़े उमा सास की आवाजें की यादों में भंवर हो निकली। असल में आज उमा की मायके की याद इसलिए आई थी क्योंकि माँ के मरने के बाद 6-7 महीने के बाद ही सास ने ताना देना शुरू कर दिया था कि तेरे मायके वाले ने तुझे छोड़ दिया है, तेरी हरकतों की वजह से कोई पूछता भी नहीं है। सास की बातें उमा को इतनी नहीं लगती थी, लेकिन आज जब अपनी ननद की किसी बात को लेकर उमा की बहस हो गई तो उमा का पति भड़क गया उमा के ऊपर। उमा, मैं तो तंग आया गया हूँ तुमसे। जब देखो मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती हो। मायके में तुम्हारी भाभी खराब है, यहाँ पे ननद खराब है, बस तुम ही हो दुनिया में सही हो। तुम्हें अपने आगे तो किसी की सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। अपने अंदर ही झांक कर देखो, कभी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मायका छूट गया है। पूरा परिवार है तुम्हारे मायके में, भाई बाप भाभी, लेकिन कोई तुम्हें एक फोन भी नहीं करता। चाहे तुम रो या मरो या फिर जियो, और अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम्हारा ससुराल भी छूट जाएगा, अकेली पड़ जाओगी तुम। पति की बातें उमा को तीर की तरह लगी थी। लगातार आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। शायद उमा अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी रोई होगी। आज उसे रह रह कर मायके की याद आ रही थी। तब जाकर उसने विनोद को फोन किया था, लेकिन विनोद की बातें सुन चुप हो गई थी। क्या बोले, उसने खुद ही अपना सब कुछ बर्बाद किया था। सही तो कह रहा था विनोद, जब उमा अपनी भाभी से बात तक नहीं करती तो मायके जाकर क्या करेगी। माँ तो है नहीं, भाभी ही है, और भाभी को उसने कितना जलील किया है, यह भला उमा कैसे भूल सकती है। खैर, सास की आवाज सुनकर उमा चुपचाप उठकर किचन में जाकर उसने चाय बनाने लगी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसका भैया विनोद का था। पहले तो उमा को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर लपकते हुए उसने फोन उठाया। विनोद ने कहा, उमा तुम कल तैयार रहना, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है, आओगे ना मायके। उमा को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जलील करने के बाद भी उसकी भाभी रागनी उसे मायके बुला रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो पड़ी उमा और धीरे से बोली, हाँ भैया जरूर आऊंगी मैं अपने मायके। अगले दिन विनोद सुबह ही उमा को लेने आ जाता है। विनोद के देखते ही उमा उससे लिपट पड़ी। मायके जाने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उमा भागती हुई अपनी किचन में गई भाभी के पास, जहाँ रागनी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर रखी हुई थी। रागनी को देखते ही उमा उसे खींचकर गले लगा लेती है। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किस मुंह से माफी मांगू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी आपने कभी कुछ नहीं कहा और मुझे मायके बुला लिया। उमा की बातें सुन मुस्कुराते हुए रागनी बोली, अरे पगली, मैं तो तुम्हारे बस एक इशारे का इंतजार में थी। बुलाने का तो मेरा भी बहुत ही मन था, लेकिन जब तुम आना ही नहीं चाहती थी तो तुम्हें कैसे बुला सकती थी। और वैसे भी तुम्हें बुलाने की
ज़रूरत क्या थी? ये मायका तुम्हारा है, भैया तुम्हारे हैं, पापा तुम्हारे हैं, ये तुम्हारा ही तो घर है। बस एक माँ जी ही नहीं है। हाँ भाभी, और माँ नहीं है तो क्या हुआ? भाभी तो है ना। आज उमा का बदला हुआ रूप देखकर रागिनी बहुत ही खुश थी। वो मन ही मन सोचने लगी, सच ही कहा था माँ जी ने, रागिनी को इंसान नहीं सुधार सकता, रागिनी को तो समय ही सुधार सकता है। आज जब उमा को 2 साल के लिए रागिनी, विनोद और उसके पापा ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, कोई मतलब नहीं रखा था, तब जाकर उमा को मायके की और भाभी की कीमत समझ में आ गई थी। आज उसके पैसों का घमंड चकनाचूर हो गया था। आज उसे पैसे की बजाय रिश्तों की अहमियत उसे समझ में आई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।